8 जून को इंडिया गठबंधन की दिल्ली में हो सकती है बैठक। राहुल, ममता और अखिलेश समेत 15 दलों के नेता होंगे शामिल। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की दिल्ली में बड़ी बैठक। आज ओपी राजभर की अध्यक्षता में होगी बैठक। पार्टी के संगठन की मजबूती पर होगा मंथन। अहमदाबाद में बम धमाके की धमकी। लेटर में दाऊद और लश्कर ए तैयबा का जिक्र। जहां लेटर मिला वहां 3 विदेशी रुके हुए थे। पश्चिम बंगाल में सीआईडी ने सिग्नेचर फर्जीवाड़ा मामले में टीएमसी के 13 विधायकों के बयान दर्ज किए। सांसद अभिषेक बनर्जी को नोटिस जारी। वाराणसी एयरपोर्ट पर 19 करोड़ की हाइड्रोपोनिक गांजा खेप बरामद। 6 थाई नागरिक गिरफ्तार। यूपी-एमपी सहित 23 राज्यों में गर्मी से राहत। राजस्थान के जोधपुर, उदयपुर में सड़कें डूबी। 2 से 3 दिन में केरलम पहुंचेगा मानसून। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं दिल्ली की खबर से। राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एसबीएसपी की दिल्ली में बड़ी बैठक होने वाली है। दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में यह बैठक होगी। सुबह 11 बजे से इस बैठक की शुरुआत होगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की अध्यक्षता में ये बैठक होने वाली है। तो उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं ओम प्रकाश राजभर। पार्टी के संगठन की मजबूती पर इस बैठक में मंथन किया जाएगा। आगामी राजनीतिक रणनीतियों पर भी इस बैठक में बातचीत होगी। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 11 बजे इस बैठक की शुरुआत होगी। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं ओम प्रकाश राजभर। तो पार्टी के संगठन की मजबूती पर इस बैठक में मंथन होगा। 11 बजे से और दिल्ली में इस बैठक की शुरुआत होगी। आगामी राजनीतिक रणनीतियों पर भी इस बैठक में मंथन किया जाएगा। और अब खबर लखनऊ से है, जहां बिजली बिल से हट सकता है 10% ईंधन अधिभार। तो ईंधन अधिभार को विद्युत नियामक आयोग ने गैर कानूनी माना है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पावर कॉरपोरेशन से 7 दिन के अंदर जवाब मांगा गया है। कॉरपोरेशन ने मार्च माह के ईंधन अधिभार के वसूली का आदेश दिया था। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने लोक महत्व प्रस्ताव दाखिल किया था। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं और अब जवाब मांगा गया है। पावर कॉरपोरेशन से 7 दिन के अंदर जवाब मांगा गया है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, कॉरपोरेशन ने मार्च महीने के ईंधन अधिभार की वसूली का आदेश दिया था। लखनऊ से ये हम जानकारी आपको बता रहे हैं। तो बिजली बिल से हट सकता है 10% ईंधन अधिभार। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मनीष तिवारी जुड़ चुके हैं। मनीष, इस तरीके से जानकारी मिल रही है कि बिजली बिल पर 10% का जो ईंधन अधिभार था वो हट सकता है और इसी को लेकर पावर कॉरपोरेशन से 7 दिन के भीतर जवाब भी मांगा गया है। क्या कुछ है पूरा अपडेट इसको लेकर?
आज से जो है बिजली विभाग के द्वारा जो है मई महीने के लिए जो है 10% ईंधन विभाग की जो है घोषणा की गई थी, जिसको लेकर के उपभोक्ताओं में जो है काफी नाराजगी भी देखने को मिली थी, जिसका देखा जा सकता है कि ईंधन विभाग की जो यूपी विद्युत नियामक आयोग है उसने जो है इसको गैर कानूनी माना है। और साथ तौर से उनका कहना है कि पावर कॉर्पोरेशन को 7 दिन के अंदर ये जवाब देना चाहिए कि किस वजह से, किन कारणों से 10% जो है ईंधन अभी भार जो है बढ़ाया गया है। तो कह सकते हैं कि जिस प्रकार से जो है इस समय आम जनता महंगाई के दौर से वैसे ही परेशान थी, और जिस प्रकार से जो है ईंधन अभियान को बिजली विभाग की तरफ से बढ़ाया गया, तो ये एक सवाल था। अब ये देखना है कि 7 दिन के अंदर जो है पावर कॉर्पोरेशन इस पे क्या जवाब देता है। जिस प्रकार से देखा जा सकता है 10% ईंधन अभियान बढ़ाने को लेकर के विपक्ष के नेता अखिलेश यादव की बात करें तो उनके द्वारा साफ तौर से कहा गया है कि विधानसभा चुनाव की वसूली के लिए जो है इस 10% ईंधन अभियान को जो है बढ़ाया गया। तो कहा जा सकता है कि अब 7 दिन के जवाब के बाद जो है आगे तय होगा कि 10% जो चार्ज लगाया गया है इसको हटाया जाएगा या नहीं। तो ये एक सबसे बड़ा सवाल जरूर है, लेकिन सभी लोग ये मान के चल रहे हैं कि जिस प्रकार से विद्युत नियामक आयोग जो नाराजगी दिखाई है, गैर कानूनी बताया है, तो उसके अनुसार जो है माना जा सकता है कि 7 दिन के बाद जो रिपोर्ट दी जाएगी उसके बाद जो है ईंधन अभियान जो है वो हट सकता है। जनता के ऊपर से एक महंगाई का बोझ कम हो सकता है। जी ठीक है मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और ये लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं, खबरों में बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा की तारीख घोषित हो गई है। 8, 9 और 10 जून को लिखित परीक्षा होगी। पुलिस भर्ती बोर्ड ने परीक्षा की तारीख घोषित कर दी है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सभी जिलों में 2 शिफ्ट में ये परीक्षा होगी। पहली शिफ्ट की बात करें तो 10 बजे से 12 बजे तक, और दूसरी शिफ्ट दोपहर 3 से 5 बजे होगी। तो लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा की तारीख की घोषणा कर दी गई है। सभी जिलों में 2 शिफ्ट में होगी ये परीक्षा। 10 से 12 और दोपहर 3 से 5 के बीच में 2 शिफ्ट में ये परीक्षा करवाई जाएगी। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मनीष जी जुड़ चुके हैं। मनीष जी, इस तरीके से जानकारी मिल रही है कि पुलिस भर्ती बोर्ड ने परीक्षा की तारीख की घोषणा कर दी है। 3 दिन में ये परीक्षा करवाई जानी है। पूरा अपडेट क्या है इसको लेकर? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से देखा जाए सिपाही भर्ती की जो लिखित परीक्षा होनी थी उसकी अब तारीख की घोषणा की जा चुकी है। अब ये परीक्षा जो है 8, 9 और 10 जून को होगी, और 2 पालियों में जो है इसका ये परीक्षा कराई जाएगी। इसकी टाइमिंग जो है 10 से 12 बजे और 3 से 5 बजे तक होगी। इस परीक्षा को लेकर के जो है कल उत्तर प्रदेश के डीजीपी के द्वारा भी जो है अनाउंसमेंट किया गया था। उनके तरफ से भी साफ तौर से कहा गया था कि किसी प्रकार की लापरवाही इसमें नहीं बरती जाएगी। जिस प्रकार से पेपर लीक का मामला हो या बाकी तो चाहे नकल को लेकर के सभी पहलुओं पर जो है पुलिस विभाग पूरी तरीके से इस पर निगरानी रखेगी। इसको देखते हुए उनके द्वारा साफ तौर से बताया गया कि इसमें कई टीमों को गठित किया गया है। साथ ही साथ जो है हर एक जहां पर परीक्षा केंद्र है वहां पर सीसीटीवी के साथ साथ जो है पुलिस की टीमें जो गठित की गई हैं, और जो नकल माफिया है या जो पेपर लीक से जुड़े पहलू हैं उन सभी पर जो है नजर रखी जाएगी कि पाक और साफ परीक्षा हो। हर एक पहलू पर जो है सिपाही भर्ती बोर्ड के द्वारा जो है पूरी तैयारी कर ली गई है, और ये परीक्षा 8, 9 और 10 जून को होनी है। जी
ठीक है मनीष जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और ये लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां 8, 9 और 10 जून को लिखित परीक्षा करवाई जाएगी और सभी जिलों में 2 शिफ्ट में ये परीक्षा होने वाली है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। खबर लखनऊ से है, जहां सपा आयोजित करेगी पीडीए प्रशिक्षण शिविर। पीडीए प्रशिक्षण शिविर के जरिए संगठन को मजबूत करेगी समाजवादी पार्टी। बाबा साहेब अम्बेडकर वाहिनी पीडीए प्रशिक्षण का आयोजन कर रहा है। संविधान, सामाजिक न्याय, आरक्षण की भागीदारी का मुद्दा उठाएंगे। उत्तर प्रदेश में हर जिले में प्रशिक्षण शिविर के जरिए माहौल बनाएंगे। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सपा आयोजित करेगी प्रशिक्षण शिविर। पीडीए प्रशिक्षण शिविर आयोजित करेगी समाजवादी पार्टी और इसके जरिए संगठन को मजबूत बनाएगी। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मनीष जी लगातार जुड़े हुए हैं। मनीष जी, इस तरीके से जानकारी मिल रही है कि समाजवादी पार्टी पीडीए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन करने वाली है। कब से इसकी शुरुआत होगी, इसको लेकर क्या कुछ ऐलान किया गया है और कैसे रणनीति बनाई जा रही है इसको लेकर? मनीष जी। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं और समाजवादी पार्टी जो है पीडीए के अपने इस नारे पर ही लोकसभा का चुनाव लड़ी थी और जिसमें जो है उत्तर प्रदेश में उसको काफी विजय प्राप्त हुई थी और काफी सीटें मिली थी, जहां पर उसने भारतीय जनता पार्टी को पीछे छोड़ दिया था। तो कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का ये साफ तौर से मानना है कि पीडीए जो लोग प्रताड़ित हो रहे हैं सरकार से या भारतीय जनता पार्टी से, वो उनके साथ जुड़ चुके हैं और आगे भी जोड़ने का, उनके द्वारा संगठन मजबूत करने का ये एक और भी तरीका अपनाया गया। साफ तौर से जो पीडीए के नारे के तहत समाजवादी पार्टी चाहती, जो मायावती का जो वोट है वो खिसक करके जो है जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में आया था उसी प्रकार से उनके पास जुड़ जाएगा, तो हम 2027 का चुनाव आसानी से जीत लेंगे। जिस प्रकार से साफ तौर से जो है जिस प्रकार से आरक्षण की कई ऐसी परीक्षाएं हुई हैं जो कोर्ट के द्वारा जो है उस पर जो है सरकार के ऊपर सवाल उठाए गए हैं, उनसे जवाब मांगा गया कि आरक्षण में इसमें लापरवाही की गई है। सबसे बड़ा मुद्दा जो है समाजवादी पार्टी आरक्षण का उठाना चाहती है कि सरकार जो है आरक्षण के साथ खेल कर रही है। जिन लोगों को आरक्षण जो सही तरीके से मिलना चाहिए वो सही तरीके से जिसका कारण जो है कोर्ट के द्वारा कई परीक्षाओं में सवाल उठाना भी है। वहीं पर संविधान और सामाजिक न्याय को लेकर के भी जो है इसी प्रकार से परीक्षण केंद्र शिविर के माध्यम से जो जनता तक जो है उनके संगठन के जो लोग हैं, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, बाकी महामंत्री हो, सभी लोग जो है इस पूरी तरीके से इस शिविर के माध्यम से जन जन को जोड़ने का जो है उनके द्वारा जो है ये प्रयास किया जाएगा, जिससे कि आसानी से जो है एक अच्छा सा माहौल बना के और 27 का चुनाव जो है जीता जा सके। जी ठीक है मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और ये लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां समाजवादी पार्टी आयोजित करेगी पीडीए प्रशिक्षण शिविर और इस शिविर के जरिए संगठन को मजबूत करने की तैयारी है। और अब बात कर रहे हैं अमरोहा की। अमरोहा से खबर आपको बता रहे हैं, अमरोहा से अहम जानकारी, जहां लूट की झूठी सूचना देना युवक को भारी पड़ा है। पुलिस जांच में सामने आया आर्थिक लेन देन विवाद। पुलिस को दी गई थी रुपए छीनने की सूचना, तो सूचना पर पुलिस हरकत में आई, जांच में जुटी और जांच में लूट की सूचना झूठी पाई गई है। पुलिस ने दोनों पक्षों को हिरासत में लिया है। नौगावा सादात पुलिस ने ये कार्रवाई की है, दोनों पक्षों को हिरासत में लिया। अमरोहा से खबर आपको बता रहे हैं।
और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सिरब चौधरी जुड़ चुके हैं। सिरब, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि लूट की घटना झूठी पाई गई है, पुलिस जांच में दोनों पक्षों को हिरासत में लिया गया है, क्या कुछ था ये पूरा मामला, पूरी जानकारी क्या है? जनपद अमरोहा में जो लूट की झूठी सूचना देना युवक को भारी पड़ा है। जहां पर आपको बता दें, नौगांव सादात थाना क्षेत्र में जो ये झूठी सूचना का जो मामला सामने आया है, उसमें पता चल पाया है कि उधार के एक रकम 1 लाख रुपए न मिलने से नाराज युवक ने ये लूट की सूचना दी थी कि मेरे साथ में लूट हो गई है, और का स्थानीय गढ़कर इसको सूचना दी थी। सूचना मिलते ही पुलिस आई थी और मामले की जांच को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू की थी। पुलिस टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और आसपास लोगों से पूछताछ की। जब वहां पे सबूत और तथ्यों का गहन पड़ताल की तो जांच के दौरान लूट की पूरी कहानी झूठी निकली। पुलिस को पता चला कि सत्येंद्र नामक युवक के 1.5 लाख रुपए लड्डन नाम के व्यक्ति करवा के आए थे, जिसको ना मिलने से उसने ये कहानी बनाई थी कि उसके पैसे मिल जाएं। लेकिन इससे प्रशासन को गुमराह करने के आरोप में सत्येंद्र को हिरासत में ले लिया है और उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है। और पुलिस अधिकारियों ने ये भी कहा है कि झूठ की सूचना जो लोग देते हैं वो और या भ्रामक सूचना देते हैं, ऐसे लोगों पर जो है वो एसपी अमरोहा की तरफ से नकेल कसी जाएगी, जिससे कि वो भविष्य में ऐसी घटना दोबारा से ना कर सके। क्योंकि लूट की घटना को बताना जो है वो एक अपने आप में बड़ी बात होती है, और ऐसी ही ये घटना नौगांव से सामने आई है अमरोहा के। ठीक है शिरब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और ये अमरोहा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां लूट की झूठी सूचना देने पर पुलिस ने दोनों पक्षों को हिरासत में लिया है। और अब खबर हापुड़ से है, जहां कपड़ा व्यापारी से लूट की घटना का पर्दाफाश हुआ है। व्यापारी का ड्राइवर ही निकला मास्टरमाइंड। बाबूगढ़ पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगी है। घायल बदमाश समेत 3 बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। कपड़ा व्यापारी से 20 लाख रुपए की लूट हुई थी। बदमाशों से करीब 16 लाख रुपए बरामद हुए हैं। अवैध हथियार भी पुलिस ने बरामद किया है। तो बाबूगढ़ पुलिस मामले की कार्रवाई में जुटी। बदमाश समेत 3 बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। कपड़ा व्यापारी से 20 लाख रुपए की लूट की थी। तो कपड़ा व्यापारी से 20 लाख रुपए की लूट हुई और पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई की है। 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक से वापस आ चुके हैं। रुक करते हैं खबरों का। बात कर रहे हैं गाजियाबाद की, जहां गाजियाबाद के खोड़ा थाना क्षेत्र स्थित नवनीत विहार में सूर्या हत्याकांड के मुख्य आरोपी असद के घर पर प्रशासन ने नोटिस चस्पाकर कार्रवाई शुरू कर दी है। उप जिलाधिकारी की ओर से जारी नोटिस के तहत 15 दिन के भीतर कब्जा हटाने का अल्टीमेटम दिया गया। प्रशासन ने ढोल बजाकर और लाउडस्पीकर के माध्यम से मुनादी कर क्षेत्र के लोगों को कार्रवाई की जानकारी दी। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में पूरी प्रक्रिया संपन्न कराई गई। इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। निवासी ग्राम खोड़ा, परगना तहसील, जिला गाजियाबाद, नायब तहसीलदार गाजियाबाद एवं अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद खोड़ा मकरपुर गाजियाबाद के द्वारा अपनी आख्या में अवगत करा गया है कि आपके द्वारा काम से कार्रवाई करते हुए स्वयं हटकर हटा दिया जाएगा। इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। और अब खबर चंदौली से है, जहां चंदौली में मुगलसराय तहसील के नए भवन निर्माण की प्रक्रिया तेज हो गई है। मुख्यमंत्री की स्वीकृति के बाद महेवा गांव में प्रस्तावित तहसील भवन के लिए करीब 1 हेक्टेयर भूमि चिन्हित की गई है। विधायक रमेश जायसवाल ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ स्थल का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया। परियोजना की अनुमानित लागत करीब 12 करोड़ रुपए है, जबकि शासन की ओर से करीब 2 करोड़ रुपए की प्रारंभिक स्वीकृति भी मिल चुकी है। लगातार 1997 में जिला विकसित होने के बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर मुगलसराय इस जिले का मुख्य विधानसभा है, मुख्य शहर है। यहाँ के लोगों के द्वारा लगातार इस बात की मांग की जा रही थी कि मुगलसराय में अपना अस्थायी तहसील होना चाहिए। मेरे चुनाव जीतने से पहले लगातार लोगों ने इस बात को रखा, परंतु किसी जनप्रतिनिधि ने इस बात पर ध्यान शायद नहीं दिया होगा। मगर चुनाव जीत के आने के बाद 2022 से लगातार मैं लगा था कि मैं अस्थायी तहसील की मांग जो अधिवक्ता बंधु और स्थानीय लोगों द्वारा लगातार किया जाता, स्थानीय प्रधान और अन्य जनप्रतिनिधि द्वारा लगातार किया जा रहा था। देश की बात में फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। रुक करते हैं खबरों का। बात कर रहे हैं सोनभद्र की, जहां एसपी अभिषेक वर्मा के निर्देशन और एएसपी ऑपरेशन ऋषभ रुड़वाल व डिप्टी एसपी सिटी रणधीर कुमार मिश्रा के पर्यवेक्षण में चौपन व रॉबर्ट्सगंज थानों की पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने मुठभेड़ के बाद एक अंतर्राज्यीय मादक पदार्थ तस्कर प्रिंस को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। चेकिंग के दौरान भाग रहे तस्करों ने पुलिस की गाड़ी खराब होने पर स्थानीय नागरिक प्रदीप मोदनवाल द्वारा दी गई निजी कार को भी टक्कर मार दी और पुलिस पर फायरिंग की। देखिए, दिनांक 31 और 1 की मध्य रात्रि के बीच में पुलिस द्वारा सघन चेकिंग अभियान अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम के लिए चलाया जा रहा था। इसी क्रम में जनपद की एसओजी टीम द्वारा भी अन्य चेकिंग पॉइंट्स पे, विभिन्न चेकिंग पॉइंट्स पे संदिग्ध गाड़ियों को तलाशा जा रहा था। इस क्रम में जब हमारी एसओजी की टीम थाना
चोपन और मारकुंडी के बीच वाले रास्ते पे चेकिंग कर रही थी। उन्होंने एक संदिग्ध सफ़ेद कार देखा जिसका नंबर DL सीरीज़ का था। जब उस गाड़ी को रोकने का प्रयास किया गया तो वो गाड़ी बहुत ही तेज गति से SOG टीम के आगे से निकल के गई। और अब खबर बाराबंकी से है, जहां साइबर क्राइम थाना पुलिस ने नकली फिंगरप्रिंट और क्लोन बायोमेट्रिक का उपयोग कर AEP PCS के माध्यम से धोखाधड़ी करने वाले 3 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से पुलिस ने 4 मोबाइल फोन, 5 सिम कार्ड और 2 थंब स्कैनर मशीन और 1 कार भी बरामद की है। एक साइबर फ्रॉड का केस जो है वो आप लोगों ने क्रैक किया है। किस तरीके का ये फ्रॉड था, कौन लोग ये थे जो इस पूरे मामले में थे? ये आप सभी लोगों को अवगत कराना है। आज हमारी थाना साइबर की टीम और साइबर सेल की एक जॉइंट पूरे उस जॉइंट जो एफर्ट से आज एक गैंग को हमने वर्कआउट किया है, जिसमें 3 लोगों को आज हमने गिरफ्तार किया है, जिनके नाम है शिवम यादव और मनीष यादव और नुसरत अली। ये लोग यहीं थाना रामनगर जनपद बाराबंकी के रहने वाले हैं। इसमें शिवम यादव पहले भी साइबर के केसेस में जेल गया है, गुड़गांव से भी, दिल्ली से भी और यहाँ बाराबंकी से भी। और अब खबर मऊ से है, जहां कोपागंज थाना क्षेत्र के इंदारा गांव में प्रेमिका से शादी की जिद करते हुए प्रेमी हाई वोल्टेज बिजली लाइन के पोल पर चढ़ गया। मौके पर जुटे लोग 1 घंटे से ज्यादा समय तक ड्रामा कर रहे प्रेमी को नीचे उतारने की कोशिश करते रहे, लेकिन पूरी कवायद बेमतलब साबित हुई। शादी हो जाएगी तो मनी मिल देगी ना। और भाई कहाँ गया? और अब खबर बुलंदशहर से है, जहां शिकारपुर तहसील में भाकियू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मांगेराम त्यागी के नेतृत्व में किसानों ने विभिन्न समस्याओं को लेकर SDM रविंद्र प्रताप सिंह को ज्ञापन सौंपा। किसानों ने शिकायत की कि क्षेत्र में प्राइवेट दुकानदार यूरिया खाद के साथ जबरन अतिरिक्त उत्पाद थोप रहे हैं, जिससे 268 रुपए का सरकारी यूरिया कट्टा किसानों को करीब 900 रुपए में पड़ रहा है। इसके अलावा सरकारी अस्पतालों में गरीब मरीजों को बाहर से दवा लिखे जाने का भी विरोध किया गया। आश्वासन क्या, कई तो कार्रवाई हुई है, अभी एकदम सीधी कार्रवाई हुई है और कई समस्या हाथों हाथ जो निस्तारण हुआ है। SDM साहब थे, तहसीलदार साहब थे, BDO साहब थे, कोऑपरेटिव के अधिकारी थे, स्वास्थ्य विभाग से थे, बिजली के बड़े अधिकारी थे। तो जो किसानों की समस्या थी, जो जेन्युइन समस्या थी, उन पर तो अभी हाथों हाथ भी कार्रवाई हुई है। और जैसे ये खाद का इस वक्त प्रकरण चल रहा है, खाद नहीं मिल रहा, तो हमने आज एक बात कही है और मैं आपके TV चैनल के माध्यम से भी ये बात कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश की सरकार किसानों का भला चाहती है। सरकार भला कैसे चाहती है, आप लोग पूछेंगे त्यागी जी आपने इतनी बड़ी बात कह दी, कैसे भला चाहती है? कानपुर देहात के डेरापुर थाना पुलिस ने ट्रैक्टर से बैटरी चोरी की घटना का 24 घंटे के भीतर खुलासा करते हुए एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी संदीप कुमार के कब्जे से चोरी की 6 बैटरियां बरामद की हैं। बता दें कि 31 मई की रात जरौली गांव निवासी रोहित कटियार के ट्रैक्टर से बैटरी चोरी हुई थी, जिसके बाद मुकदमे की जांच पड़ताल शुरू की गई, CCTV कैमरे खंगाले गए और मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कौरवा हराना मार्ग से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार आरोपी के खिलाफ चोरी, अवैध शस्त्र सहित कई मुकदमे पहले से दर्ज हैं और उसे न्यायालय में पेश किया जा रहा है। और आगे बढ़ते हैं खबरों में। अब बात कर रहे हैं बदायूं की, जहां पुलिस ने अपराध और पशु चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए बड़ी कार्रवाई करते हुए अलग अलग थाना क्षेत्रों में 2 बदमाशों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है। दोनों बदमाश भैंस चोरी करने वाले एक ही गिरोह से जुड़े बताए जा रहे हैं।
और अब खबर झांसी से है, जहां समथर थाना क्षेत्र निवासी भरत व्यास की 23 वर्षीय पत्नी प्रिया का शव संदिग्ध परिस्थितियों में ससुराल में फांसी के फंदे पर लटका मिला। पिछले साल 14 फरवरी को मृतका की शादी हुई थी। मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर दहेज हत्या का गंभीर आरोप लगाया है। इनकी शादी 14 फरवरी 2025 को हुई थी। अभी 1-1.5 साल की समथिंग हुआ है। और मतलब उनके तरफ से हमेशा के लिए दबाव आता रहता था, पैसों के लिए, कहीं किसी के लिए, कहीं किसी के लिए। हमसे 1-2 बार उन्होंने कहा भी, भैया हमने ऑनलाइन जैसे कहा 1-2 बार हमने डाल दिए पैसे, ऑफलाइन भी दिए। जब वो आई जैसे कहते हैं कि मुझे ज़रूरत पड़ती है तो तुम पैसे नहीं रखती, तो हमने भैया कुछ दे देते थे कि पैसों की, जैसे कि अगर वो तुमसे मांगे तो दे देना, मतलब कलेश ना हो, पैसों के पीछे वो कलेश कर रहे थे। और कुछ दिनों से तो एकदम रूडली बात कर रहे थे, बिहेवियर एकदम चेंज था, है ना। उनकी जो वो है, देवर है, सास है और वे तीनों। और अब खबर फिरोजाबाद से है, जहां हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर लकी ट्रस्ट अतुर्रा द्वारा पत्रकार सम्मान समारोह का भव्य आयोजन किया गया। तिवरिया चौराहा स्थित जानकी महल में आयोजित इस कार्यक्रम में जनपद के प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया से जुड़े पत्रकारों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। क्या बोलते हैं, कहीं हाईवे पे लाइव क्या बोलते हैं, कोई अपने सोशल मीडिया पे डाल देगा कि ये बस में आग लग गई, कि ये एक्सीडेंट हो गया, ये फलानी चीजें हो गई। हमारे में गंदगी फैला रहे हैं, समाज में ऐसी पत्रकारिता ला रहे हैं, उनसे भी दूर रहना होगा। नहीं, पत्रकारिता का बहुत ही बुरा हास हो रहा है और हो जाएगा। इसलिए हम लोगों शुक्ला जी ने कलकत्ता में जो पहला अखबार चलाया था, उदंत मातरण नामक पहला हिंदी अखबार निकालकर जो उन्होंने पहल रखी, जो दीप जलाया। जी ने कहा कि ये पत्र अध्यक्ष लकी ट्रस्ट अतुर्रा जसराना फिरोजाबाद एवं अखिल भारतीय लोधी राजपूत कल्याण महासभा राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष। आज ये एक संस्था द्वारा कार्यक्रम रखा गया है जिसका नाम है लकी ट्रस्ट अतुर्रा जसराना। ये कार्यक्रम स्थल जसराना में रखा गया है। ये हिंदी पत्रकारिता दिवस है, जो कि हमारे पत्रकार बंधु इतनी गर्मी में और गांव की आवाज़ उठाकर एक ऊपर तक ले जाने का कार्य करते हैं। और पत्रकारिता बंधुओं को कोई सम्मानित नहीं करता है, तो हमारी संस्था ने विचार किया इस पर, या पत्रकार भाइयों को भी सम्मान मिलना चाहिए। उसके उपलक्ष्य में हमारी संस्था ने ये आज कदम उठाया है, सभी पत्रकार भाइयों को बुलाकर एक साथ सम्मानित किया है। और अब खबर महेंद्रगढ़ से है, जहां नारनौल में बढ़ती महंगाई के विरोध में इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ताओं ने लघु सचिवालय में प्रदर्शन कर राज्य सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा है। प्रदर्शनकारियों ने डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों पर चिंता जताते हुए महंगाई पर नियंत्रण की मांग की है। इनेलो नेताओं ने जिले में रोजगार, पानी, बिजली, पेंशन, सफाई और सीवरेज जैसी समस्याओं को भी उठाया। आज का प्रोग्राम हमारा पूरे प्रदेश में है और महंगाई के खिलाफ, जो डीजल महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, गैस महंगी हो गई, आम जन पे बहुत भारी बोझ पड़ रहा है, महंगाई बहुत चरम सीमा पर हो गई है। इसके खिलाफ हमने पूरे प्रदेश में प्रदर्शन कर रहे हैं। जब भी प्रदेश के ऊपर कोई संकट आता है, सरकार महंगाई को बढ़ाती है या कोई पेंशन की बात आती है, जो भी बात आती है, तो सबसे पहले इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी विरोध करने का काम करती है और लोगों को जागरूक करने का काम करती है, सरकार को जगाने का काम करती है। ये महंगाई के खिलाफ धरना प्रदर्शन है और आप तो पत्रकार हो, सारी चीज़ें जानते हो कि महंगाई किस तरह से बढ़ रही है, समाज कितना दुखी है, आम आदमी कितना दुखी है। सब्जी महंगी, गैस महंगी, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, सब कुछ महंगा है और सरकार सोच नहीं रही, कीमतें कम कर रही नहीं रही, बस रोज की रोज झांसा देती है, चलती रहती है। और अब खबर अंबाला से है, जहां अंबाला के निकट मंडोर गांव स्थित एक गद्दा फैक्ट्री में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग ने फैक्ट्री के बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया और कई किलोमीटर दूर तक काले गुब्बारे का
धुएं का गुब्बार देखने को मिला। सूचना मिलते ही दमकल विभाग के 7 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। ये अंबाला में मैम मंडोर फैक्ट्री में आग लगी हुई है, जो गद्दे बनाने की फैक्ट्री है। और ये जो इनका नया प्लांट है उसी में आग लगी हुई है। अभी इन्होंने काम चालू कर ही था, लेकिन 10:09 के बाद हमारे पास कॉल आती है कि हमारी जो नया प्लांट है उसमें आग लगी है। तो हम तभी अम्बाड़ा सिटी से 3 गाड़ियाँ लेके निकले। ये मैम हमें सुबह पता चला था 10 बजे के अराउंड की भी मंडोर में स्थित फैक्ट्री में आग लगी है। तो जब हम यहाँ पर पहुँचे तो हमने फायर ब्रिगेड को फ़ोन करके दमकल की गाड़ियाँ बुलाई गई है। तो इसमें एक पूरा शेड ख़त्म हो गया, लेकिन कोई कैजुअलिटी अभी तक रिपोर्ट हुई नहीं है। अब आग बुझ गई है तो हम देखा जाएगा कि कितना नुकसान हुआ है, लेकिन कोई भी कैजुअलिटी अभी तक रिपोर्टेड नहीं है। हाँ जी, सामने सबसे पहले हमारी यही थी कि भी वर्कर्स कोई अंदर ना हो। हमने इंश्योर करा कि भी जो फैक्ट्री के सारे वर्कर्स हैं उनकी लिस्ट में से चेक करा कि सब बाहर हैं। और आगे बढ़ते हैं खबरों में। रेवाड़ी में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने दिल्ली रेवाड़ी रींगस नई रेल सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस ट्रेन के संचालन से खाटू श्याम के दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं को बड़ी सुविधा मिलेगी। नई सेवा का लाभ रेवाड़ी, पटौदी, गुरुग्राम, नारनौल और अटेली क्षेत्र के यात्रियों को मिलेगा। रेलवे ने दिल्ली रेवाड़ी के बीच चलने वाली मौजूदा सेवा का विस्तार रींगस कर दिया है और ये पैसेंजर ट्रेन सप्ताह में 2 दिन संचालित होगी। उसको आगे तक बढ़ा दिया है, रींगस तक पहुंचा दिया है। ये फैसला आज चालू है। मतलब अब ये पैसेंजर ट्रेन दिल्ली से रेवाड़ी और रेवाड़ी से रींगस तक जाएगी और वापस ही इसी तौर पर आएगी। और मेरे ख्याल से ये अच्छी सुविधा है जो राजस्थान के लोगों को भी और दिल्ली से जाने आने वाले को भी उपलब्ध होगी। सर ये दिल्ली चलेगी या? हाँ, दिल्ली चलेगी। पहले ये सोमवार और रविवार थी। नहीं, अब दिल्ली है और ये रींगस तक है। ठीक है ना जी? ठीक है सर, ठीक है। और अब खबर जालंधर से है, जहां मिट्टू बस्ती के गुरु अर्जुन नागर ने इलाका निवासियों से ईसाई समुदाय के लोगों पर घर के अंदर धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगाकर हंगामा शुरू कर दिया, जिससे तनावपूर्ण माहौल बन गया और लड़ाई झगड़े की नौबत आ गई। लोगों ने आरोप लगाया कि ईसाई बीमारी से राहत दिलाने के नाम पर धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। लक्की सिंह ने गरीब परिवारों को पैसे का लालच देकर धर्म परिवर्तन कराने का दावा किया है। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों में। लुधियाना के औद्योगिक क्षेत्र स्थित एक औजार निर्माण फैक्ट्री में जहरीली गैस रिसाव से बड़ा हादसा हो गया। हादसे की चपेट में आने से 3 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि कई अन्य श्रमिकों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतकों में पिता पुत्र भी शामिल हैं, जो फैक्ट्री में काम के दौरान गैस की चपेट में आ गए। और आगे बढ़ते खबरों में। पटियाला के बहादुरगढ़ स्थित गुरुद्वारा नवमी पातशाही में भारतीय किसान यूनियन सिद्धूपुर की बैठक और प्रतिनिधि सम्मेलन
आयोजित किया गया। इस दौरान संगठन के पंजाब स्तर के चुनाव संपन्न कराए गए और इस बैठक में किसान नेताओं ने बढ़ती महंगाई, पेट्रोल डीजल की कीमतों और घरेलू गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों को लेकर चिंता जताई। किसान नेताओं ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद संगठन अपनी विभिन्न मांगों को सरकार के समक्ष मजबूती से उठाएगा और किसानों से जुड़े मुद्दों पर संघर्ष जारी रहेगा। देखो सरदार दलवीर सिंह जी दस चुके हैं पहला बई ਆਪਾਂ जिस दिन जथेबंदी की नींह रखी है उस दिन अपने लोगों नाल ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ कि 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਇਕਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਡੈਲੀਗੇਟ ਇਜਲਾਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੀ ਇਸ ਅਸੂਲ ਤੇ ਬਣੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਚੋਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਾਈ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਿੰਡ ਇਕਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ 6 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਇਸੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਨੂੰ ਕਨਵੀਨਰ ਲਾ ਕੇ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦਕ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਏ ਤੇ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦਕ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਡੈਲੀਗੇਟ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ पंजाब बॉडी की चोण की उहदे संबंध च अज असीं इत्थे इकट्ठे हुए सी। और अब खबर रायपुर से है, जहां सुशासन तिहार के दौरान दुर्ग जिले के धनौद में आयोजित जनसमस्या निवारण शिविर में आम लोगों से कथित अभद्र व्यवहार का वीडियो सामने आने के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कड़ा रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर दुर्ग जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी रुपेश कुमार पांडे को निलंबित कर दिया गया। सरकार ने साफ किया कि सुशासन केवल योजनाओं के क्रियान्वयन तक सीमित नहीं है, बल्कि जनता के प्रति संवेदनशील और सम्मानजनक व्यवहार भी उतना ही आवश्यक है। और अब बात कर रहे हैं रायपुर की। रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं, रायपुर से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां सीएम विष्णुदेव साय 2 दिवसीय बस्तर के दौरे पर रहेंगे। सीएम साय आज कांकेर जिला पंचायत सभा में बैठक करेंगे। और रायपुर से यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां बस्तर संभाग के 4 जिलों के विकास कार्यों को लेकर ये बैठक होने वाली है। सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का आज का कार्यक्रम 2 दिवसीय बस्तर के दौरे पर रहेंगे। यहां पर बैठकें भी होने वाली हैं। तो 2 दिवसीय बस्तर के दौरे पर रहेंगे सीएम विष्णुदेव साय। उनके दौरे से जुड़ी अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। कांकेर जिला पंचायत सभा में बैठक करेंगे। बस्तर संभाग के 4 जिलों के विकास कार्यों को लेकर ये बैठक होने वाली है। तो सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम विष्णुदेव साय।
और अब बात कर रहे हैं अंबिकापुर की। अंबिकापुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां नशे में धुत कार चालक ने बाइक को टक्कर मारी है। अंबिकापुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां बाइक को टक्कर मारने के बाद ट्रक से टकराई कार। हादसे में बाइक सवार घायल हुआ है। अंबिकापुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां इस हादसे में बाइक सवार घायल हुआ। देर रात शराबी कार चालक ने जमकर हंगामा किया। तो इस हादसे में बाइक सवार घायल हुआ है। अंबिकापुर से खबर आपको बता रहे हैं, देर रात शराबी कार चालक ने जमकर हंगामा किया। बनारस रोड में गांधीनगर के पास यह हादसा हुआ है। नशे में धुत कार चालक ने बाइक को टक्कर मारी है। बाइक को टक्कर मारने के बाद ट्रक से टकराई कार। इस हादसे में बाइक सवार घायल हुआ है। देश की बात में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।